11 फरवरी 2011 की सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने एक काले रंग का लावारिस ट्रैवलिंग बैग पड़ा हुआ था। पहले तो लोगों को लगा कि यह बैग किसी यात्री का होगा जो यही आसपास होगा, लेकिन जब घंटों बीत गए और बैग को कोई लेने नहीं आया तो संदेह होने लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2.5 फीट के उस बैग को खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। बैग के भीतर एक लड़की की लाश थी। लड़की के पेट के दाहिने तरफ एक मोर का टैटू बना हुआ था और उसकी नाभि पर नेवल रिंग भी थी। उसकी उम्र लगभग 29 वर्ष के आसपास थी। ऐसा लग रहा था कि लड़की को किसी तरह जबरदस्ती बैग में ठूंस दिया गया था। इसके लिए उसके दोनों हाथों को पैरों के बीच डालकर रस्सियों से कसकर बांध दिया गया था ताकि वो छोटे बैग में समा सके। पुलिस ने तुरंत आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी कि क्या किसी ने इस बैग को स्टेशन के बाहर रखते हुए किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने इनकार कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, लेकिन उसमें भी कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने लड़की की पहचान स्थापित करने के लिए उसकी तस्वीर और उससे जुड़ी सभी जानकारी अखबारों और न्यूज चैनलों को जारी कर दी। लड़की की तस्वीर न्यूज चैनलों पर दिखाई जाने लगी और उसके पेट पर बने मोर के टैटू की वजह से मीडिया ने इस केस को द गर्ल विद द पीकॉक टैटू का नाम दिया। ये नाम 2008 में प्रकाशित स्वीडिश पत्रकार और लेखक स्टीग लार्सन के मशहूर नॉवल द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू से प्रेरित था। पुलिस ने लड़की की पहचान के लिए लाश को सुरक्षित रखा और बाद में पोस्टमार्टम भी करवाया, लेकिन कई दिनों तक तस्वीर न्यूज चैनलों पर दिखाने के बावजूद कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान के लिए आगे नहीं आया। पुलिस ने इस मामले की हर पहलू से जांच की, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। आखिरकार 23 फरवरी 2011 को पुलिस ने लड़की के शव का अंतिम संस्कार कर दिया और ये केस लगभग बंद कर ही दिया गया था। लेकिन तभी अचानक 24 फरवरी को यानी अंतिम संस्कार के अगले दिन एक व्यक्ति करतार सिंह सोलंकी पुलिस के पास आया। उसने दावा किया कि अखबारों और न्यूज चैनलों में दिखाई जाने वाली तस्वीर उसकी बेटी नीतू सोलंकी की है। करतार सिंह ने बताया कि नीतू ने मई 2010 में सिंगापुर जाने से पहले अपने पेट पर मोर का टैटू बनवाया था। हालांकि पुलिस इस बात को लेकर संदेह में थी कि अगर लाश वाकई उसकी बेटी की थी तो वो इतने दिनों तक कहां था। आखिर उसने पहले पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? जब पुलिस ने ये सवाल करतार सिंह सोलंकी से किया कि वो पहले पुलिस के पास क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नीतू ने पिछले साल जून में परिवार को बताया था कि उसे सिंगापुर में नौकरी मिल गई है और अब वो वही रहेगी। इसलिए परिवार को यही लगा कि नीतू सिंगापुर में रह रही है और उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि स्टेशन के बाहर मिला शव नीतू का हो सकता है। लाश मिलने से एक दिन पहले यानी 10 फरवरी 2011 को नीतू ने अपने घर वालों से वेबकैम पर वीडियो कॉल की थी। उस समय भी नीतू ने यही बताया था कि वो सिंगापुर में है। करतार सिंह ने पुलिस को बताया कि वीडियो कॉल के दौरान नीतू के सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। जब परिवार ने इसके बारे में पूछा तो नीतू ने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी जिससे उसके सिर में चोट लग गई। नीतू ने यह भी बताया था कि वो 11 फरवरी से 24 फरवरी के बीच दिल्ली अपने घर आने वाली है। पुलिस ने परिवार से पूछा कि जब 10 फरवरी के बाद से नीतू का फोन लगातार स्विच ऑफ था तभी उन्होंने कोई चिंता क्यों नहीं की। इस पर परिवार ने जवाब दिया कि नीतू पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी थी। उसकी बहन ने बताया कि नीतू अक्सर 10 से 15 दिनों के लिए घर से बाहर रहती थी और इस दौरान फोन नहीं करती थी। इसलिए परिवार को लगा कि यह भी ऐसा ही कोई मामला होगा। लेकिन नीतू हमेशा पहले से बता देती थी कि वो कुछ समय के लिए व्यस्त रहेगी और परिवार से बात नहीं कर पाएगी। इसलिए परिवार को लगा कि इस बार भी वो अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई होगी और कॉल करना भूल गई होगी। साथ ही उन्हें यह भी लगा कि शायद वो सीधे घर आकर सरप्राइज देना चाहती है। इस वजह से परिवार ने नीतू से संपर्क न होने को आम बात समझा। परिवार का यह भी कहना था कि मई 2010 के बाद से वे नीतू से मिले नहीं थे।
उनकी बेटी से जो भी बातचीत होती थी वो केवल टेलीफोन और इंटरनेट के जरिए ही होती थी। बाद में नीतू ने फोन पर बात करना भी कम कर दिया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब नीतू सोलंकी सिंगापुर में थी तो उसकी लाश नई दिल्ली में कैसे पहुंची। इस तरह लाश मिलने के 13 दिन बाद पुलिस को इस केस में एक नाम मिल चुका था, नीतू सोलंकी। जैसे ही नीतू की पहचान हुई, पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। नीतू का परिवार पश्चिमी दिल्ली के मटियाला इलाके में रहता था। जानने वालों के मुताबिक नीतू स्टाइलिश, आधुनिक और इलाके की युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा थी। नीतू की बहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीतू बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। एक बार जब नीतू सड़क पर जा रही थी तो साइकिल सवार एक व्यक्ति ने उसे छेड़ने की कोशिश की। नीतू ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो अपनी साइकिल वहीं छोड़कर भाग गया। नीतू वो साइकिल अपने घर ले आई। एक और घटना में नीतू ने एक लड़के को भद्दे कमेंट करते हुए पकड़ लिया और उसका कॉलर पकड़कर उसे सबक सिखाया। नीतू सोलंकी की उम्र करीब 29 साल थी। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की थी। नीतू दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुकी थी। साथ ही उसने एक कंप्यूटर कोर्स भी किया था। नीतू के पिता करतार सिंह, जो डेयरी कारोबारी और एक रियल एस्टेट एजेंट थे, का कहना था कि नीतू बहुत बहादुर लड़की थी। 2007 में जब नीतू 25 साल की थी, उसने मटियाला से नगर निगम का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। 2009 में नीतू ने एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। इस केस की गंभीरता को देखते हुए नीतू सोलंकी का मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। इसके बाद जांच टीम ने नीतू के दोस्तों और जानने वालों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान पुलिस को एक बेहद अहम जानकारी हाथ लगी। दरअसल साल 2009 में नीतू के एक दोस्त ने उसे एक पब में राजू गहलोत नाम के लड़के से मिलवाया था। राजू गहलोत का परिवार दिल्ली के नवादा में रहता था। राजू ने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने टूरिज्म में मास्टर डिग्री ली। फिर उसने दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट से फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स भी किया था। लंबे कद के राजू ने पहले मॉडलिंग में अपना भविष्य आजमाया, लेकिन बाद में उसने एक ट्रैवल फर्म में काम करना शुरू कर दिया। 2006 में वो एयर इंडिया के कैबिन क्रू के तौर पर भर्ती हुआ था। राजू और नीतू की पहली मुलाकात के बाद ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। यहां तक कि नीतू सोलंकी राजू गहलोत को अपने घर भी लेकर गई थी। लेकिन नीतू के माता पिता को राजू पसंद नहीं आया। नीतू की मां का कहना था कि राजू उन्हें ऐसा इंसान लगा जैसे वो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हो। अब पुलिस को लगने लगा था कि नीतू की मौत की कड़ियां राजू गहलोत से जुड़ी हो सकती है। जब पुलिस ने राजू और नीतू के रिश्ते की और जांच की तो पता चला कि मार्च 2010 में नीतू और राजू साथ रहने लगे थे। नीतू और राजू एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनके परिवार वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसीलिए नीतू ने जून 2010 में अपने घरवालों को सिंगापुर में नौकरी मिलने की झूठी कहानी सुनाई। लेकिन राजू गहलोत ने अपने परिवार से कुछ भी नहीं बताया। नीतू के परिवार को लगता रहा कि वो सिंगापुर में है, लेकिन असल में वो राजू के साथ इंडिया में ही थी। जिस दिन नीतू ने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो सिंगापुर जा रही है, उसी दिन से राजू ने एयर इंडिया की नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद राजू ने वसंत विहार वाले अपने घर को बंद कर दिया। जून 2010 में नीतू और राजू दुबई गए। इसके बाद इंडिया लौटकर वे कुछ समय के लिए मुंबई और बेंगलुरु में भी रहे। मुंबई और बेंगलुरु में दोनों ने कॉल सेंटर में काम किया। बेंगलुरु में रहने के दौरान एक दिन राजू ने नशे की हालत में कुछ लोगों से झगड़ा कर लिया। इस झगड़े की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि दिसंबर 2010 में दोनों को मजबूर होकर दिल्ली लौटना पड़ा। दिल्ली लौटने के बाद नीतू और राजू दोनों बेरोजगार हो गए। इसके बाद उन्होंने आश्रम चौक के पास एक घर किराए पर ले लिया। राजू गहलोत के बारे में इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस लगातार उसे तलाश रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
मानो वो जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि राजू अपने कुछ रिश्तेदारों के संपर्क में है। ये रिश्तेदार उसे पैसों और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराते थे। इन्हीं रिश्तेदारों में नवीन शौकीन नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था। नवीन राजू की बुआ का बेटा था और पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में रहता था। वो गुरुग्राम में एक बर्फ की फैक्ट्री चलाता था। नवीन की गिरफ्तारी और पुलिस की पूछताछ। 2 मार्च 2011 को पुलिस ने नवीन शौकीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान नवीन ने खुलासा किया कि 11 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे राजू ने उसे फोन किया था और उसकी कार मांगी थी। पुलिस ने सवाल किया कि उसे तुम्हारी कार की क्या जरूरत थी। नवीन पहले तो चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना मुंह खोल दिया। उसने बताया कि राजू ने किसी धारदार हथियार से नीतू का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए राजू उसकी कार मांग रहा था। लेकिन किसी कारण से नवीन ने राजू को कार नहीं दी, तो राजू ने नीतू की लाश को ऑटो से ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने सोचा था कि वो ऑटो से अकेले ही रेलवे स्टेशन जाएगा और ट्रेन से नीतू की लाश को कहीं पहाड़ों में डालकर आ जाएगा। इसके बाद राजू काले रंग का करीब 2.5 फीट का एक ट्रेवलिंग बैग खरीद कर लाया, जिसमें वो नीतू की लाश को रखना चाहता था। लेकिन इस छोटे से बैग में करीब 5 फीट की लाश को रखना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने लाश को बैठाकर उसके हाथों को पैरों के बीच में डालकर रस्सियों से बांध दिया। फिर उसने लाश को बैग में जबरदस्ती ठूंस दिया और इस तरह राजू ने नीतू के प्यार की कीमत चुका दी। यानी जिस लड़की ने उसके लिए अपने माँ बाप और भाई बहन को छोड़ दिया था, राजू ने उसी को बड़ी बेरमी से मौत के घाट उतार दिया। राजू ने समाज में एक ऐसी मिसाल पेश की थी जिसे सुनकर लोग प्यार से नफरत करने लगे थे। खैर, राजू लाश से भरे उस बैग को ऑटो में रखकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने स्टेशन के एंट्रेंस पर एक्सरे स्कैनर को देखा तो वो बहुत डर गया और वो बैग को स्टेशन के बाहर ही छोड़कर भाग गया। राजू के भाई नवीन ने बताया कि 13 फरवरी को राजू उसके घर पर ही रुका हुआ था और फिर 20 से 25 फरवरी को भी वो उसके घर आकर रहा था। इसके अलावा राजू ने नवीन से 10,000 रुपए भी उधार लिए थे। इसके बाद पुलिस ने नवीन पर नीतू की हत्या के मामले में राजू को शरण देने और उसकी मदद करने के आरोप लगाए। पुलिस का कहना था कि नीतू और राजू गहलोत में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी और ऐसे ही किसी झगड़े में नीतू ने राजू के पहचान पत्र और दस्तावेजों को जला दिया था। पुलिस के मुताबिक राजू नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर था। शायद इसीलिए नीतू ने उसके दस्तावेज जला दिए थे। 10 फरवरी 2011 की रात को भी नीतू और राजू के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें नीतू के सिर पर चोट लग गई थी और इसी वजह से उसने अपने सिर पर पट्टी बांध ली थी। जब नीतू ने अपने घर पर वीडियो कॉल किया था तो घरवालों के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया था कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि 11 फरवरी के शुरुआती घंटों में नीतू ने राजू गहलोत की बहन को संपत्ति को लेकर कॉल किया था। इसी बातचीत के दौरान दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और हालात इतने बिगड़ गए कि राजू ने गुस्से में धारदार हथियार से नीतू का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस हर जगह बेसब्री से राजू गहलोत को ढूंढती रही, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। पुलिस का मानना था कि राजू ने गोवा, मुंबई और बेंगलुरु में कई कॉल सेंटरों में नौकरी के लिए आवेदन किया था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो देश छोड़कर भाग सके। राजू इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था, इसीलिए अनुमान लगाया गया कि वो जरूर किसी कॉल सेंटर में नौकरी की तलाश कर रहा होगा। पुलिस राजू की तलाश में कई शहरों में इधर उधर भटकती रही और पूरे भारत में कई जगहों पर छापेमारी भी की। यहाँ तक कि उन्होंने राजू के वांटेड पोस्टर पब्लिश करके उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी राजू गहलोत का कुछ पता नहीं चल सका और फिर पुलिस को यह भी खबर मिली थी कि राजू बैंकॉक या नेपाल भाग गया है। इस बीच राजू के परिवार पर कड़ी नजर रखी गई, लेकिन ये सब बेकार रहा। साल 2011 में दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर दिल्ली पुलिस को नीतू की लाश मिली थी।
उसे अब 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 8 साल बीत चुके थे, लेकिन पुलिस राजू गहलोत को पकड़ नहीं पाई थी। इन 8 सालों में मामला पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, लेकिन दूसरी तरफ नीतू के परिवार वाले तब भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे थे। नीतू के माता पिता का कहना था कि पुलिस के साथ उनका अनुभव बहुत बुरा रहा, क्योंकि पुलिस ने उनकी बेटी की हत्या के मामले में उन्हें ही फंसाने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस का कहना था कि उन्होंने संदिग्ध हत्यारे राजू को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब पुलिस इस मामले को बंद करने ही जा रही थी कि तभी अचानक 8 साल बाद यानी साल 2019 में पुलिस को सूचना मिली कि राजू गहलोत मिल चुका है और पता गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बताया गया था। दरअसल जून 2019 में रोहन दहिया नाम के एक व्यक्ति को गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि रोहन सिगरेट और शराब बहुत ज्यादा पीता था, जिसकी वजह से वो किडनी और लिवर की बीमारी से जूझ रहा था। रोहन गुरुग्राम में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था और सेक्टर 17 में 5,600 रुपए महीने के किराए पर एक पेइंग गेस्ट में रह रहा था। 17 जून तक तो रोहन बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया। उसने फोन करके अपने साथ काम करने वाले एक दोस्त को अपने कमरे पर बुलाया। रोहन की हालत देखकर उसके दोस्त को लगा कि ये पेट दर्द का साधारण मामला है, इसलिए उसने रोहन को पास के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। फिर उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कंपनी के कर्मचारियों ने भी उसकी बहुत मदद की। जब इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो सबने मिलकर पैसे इकट्ठे किए, यहाँ तक कि ब्लड भी डोनेट किया गया। लेकिन फिर भी रोहन की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। रोहन की हालत को देखकर डॉक्टरों ने उससे कहा कि अब उसके पास बहुत कम समय बचा है, और जब रोहन को भी लगने लगा कि वो कुछ ही समय का मेहमान है, तो उसने सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। उसने हॉस्पिटल में मौजूद कंपनी के अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों और दोस्तों को बताया कि उसका नाम रोहन दहिया नहीं बल्कि राजू गहलोत है। रोहन ने उन लोगों से अपने घर वालों को फोन करके हॉस्पिटल में बुलवाने के लिए कहा। रोहन की उसके घर वालों से बात कराई गई और फिर 25 जून की रात को रोहन के घर वाले हॉस्पिटल में पहुंच गए। इस दौरान रोहन उर्फ राजू गहलोत आईसीयू में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। हालांकि राजू के रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दे दी थी कि राजू गहलोत गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और फिर 26 जून 2019 की सुबह जब पुलिस हॉस्पिटल में पहुंची तो पता चला कि नीतू सोलंकी को न्याय मिल चुका है, यानी राजू गहलोत मर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि पुलिस अंत तक राजू गहलोत को पकड़ नहीं पाई थी और राजू गहलोत भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाया था। पुलिस का कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजू गहलोत उनकी नाक के नीचे गुरुग्राम में छिप कर रह रहा होगा। हालांकि पुलिस के पास आरोपी के आधार कार्ड का डेटा था, जिसमें फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर की जानकारी थी। अगर उस समय पुलिस ने इस मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाई होती, जिस समय पुलिस ने राजू का मोबाइल सर्विलांस पर लगा रखा था, तो वे उसे पकड़ सकते थे। लेकिन राजू ने फरार होने के बाद अपना नंबर बंद कर दिया और बाद में आधार कार्ड में नया नंबर अपडेट कर लिया। इधर सर्विलांस पर लगे मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड का नंबर अपडेट करने के लिए मैसेज आया था, लेकिन पुलिस ने उस मैसेज को अनदेखा कर दिया। यही कारण था कि राजू अपना फर्जी पहचान पत्र बनवाने में कामयाब हो गया। अगर उस दिन पुलिस सतर्क होती तो शायद बहुत पहले ही राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता। खैर, नीतू की हत्या के बाद राजू गहलोत ने कई सिम कार्ड और फोन बदले। पुलिस का कहना था कि नीतू की हत्या से पहले ही राजू फर्जी पहचान पत्र बनवाने में माहिर था। उसने बेंगलुरु और गुरुग्राम में नौकरी और घर पाने के लिए रोहन दहिया के नाम से फर्जी पहचान पत्र बनवा लिया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज वो आसानी से बनवा लेता था, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। राजू गहलोत से रोहन दहिया बनने के बाद उसने अपना पूरा व्यवहार ही बदल डाला था। उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि राजू बहुत कम बोलता था
नौकरी के दौरान उसने कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था और वो कभी भी फोटो नहीं खिंचवाता था। वो पुराने जमाने का कीपैड फोन इस्तेमाल करता था ताकि कोई उसका फोटो न ले सके और नहीं वो सोशल मीडिया पर कहीं ट्रेस हो सके। ये सारी चालाकियां राजू ने सिर्फ इसलिए अपनाई थी ताकि वो लोगों की नजरों में आने से बच सके। इतना ही नहीं, राजू किसी के साथ बैठकर शराब तक नहीं पीता था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वो नशे में अपनी सच्चाई किसी के सामने ना उगल दे। राजू पूरी तरह से सतर्क रहता था और अपनी असली पहचान को छिपाने के लिए हर संभव एहतियात बरतता था। राजू गहलोत की मौत और नीतू सोलंकी के परिवार का दर्द। राजू गहलोत की मौत के बाद नीतू सोलंकी की मां का दिल अब भी दुख से भरा हुआ था। उनका कहना था, पुलिस मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने में असफल रही, लेकिन भगवान ने राजू गहलोत को उसकी करनी की सजा दे दी। नीतू की मां और उसके परिवार ने सालों तक न्याय की उम्मीद में संघर्ष किया, लेकिन अंत में इंसाफ खुद होकर मिला। राजू गहलोत को कानून भले ही पकड़ न सका, लेकिन वो अपने किए की सजा से बच नहीं पाया। आपकी राय क्या है? दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अगर पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो राजू को पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता था, या फिर ये उसकी चालाकियों का ही नतीजा था कि वो इतने सालों तक पुलिस को चकमा देता रहा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अब तक ट्रू क्राइम डेप्थ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और भी सच्ची क्राइम स्टोरीज मिलती रहें। धन्यवाद।